हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आरबीएल बैंक का शेयर आज ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है क्योंकि 52 वीक लो पर पहुंच गया है। तो आखिर इस शेयर में इतनी ज़्यादा पिटाई क्यों देखने को मिली है, हर कोई क्यों इसको बेचने में लगा हुआ है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि शेयर में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले शेयर का प्रदर्शन देखिए। आज इस शेयर में हमने देखा है 14% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। 14% से ज़्यादा का गोता लगा चुका है ये शेयर। 52 वीक लो तो टच किया ही, 176 रुपये का इस शेयर ने जून 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के निचले स्तर पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा है। एक महीने में आप देखेंगे 17% और पिछले 6 महीने में 30% से ज़्यादा की कमजोरी ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और इस साल का प्रदर्शन भी देखेंगे, जो 10 महीने के आसपास का समय बीता है उसमें ऑलमोस्ट 40% के आसपास का जो फॉल है वो स्टॉक में देखने को मिल चुका है। 52 वीक हाई इसने टच किया था इसी साल जनवरी में और वहां से आप देखेंगे 41% की गिरावट आ चुकी है, क्योंकि 300 रुपये के आसपास के इसने हाई लेवल्स टच किए थे। 11 जनवरी वो दिन था जब ये माफ़ कीजिए 300 रुपये के ऊपर ट्रेड करता था और वहां से 41% का फॉल आ चुका है। कोविड से पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। 28 मई 2019 वो दिन था जब इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 716 रुपये 55 पैसे का। वहां से लेकर 176 रुपये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 75% से ज़्यादा का फॉल हायर लेवल से, यानी कि रिकॉर्ड हाई लेवल से स्टॉक में देखने को मिल चुका है। लेकिन आज की बात करते हैं, लौटते हैं कि आज क्यों ये शेयर इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है। जो 14% से ज़्यादा का फॉल आया है उसके पीछे इनके तिमाही नतीजे बड़ी वजह है। नतीजे जैसा कि शेयर इंडिकेट कर ही रहा है कि जितना बाजार अनुमान कर रहा था उससे भी ज़्यादा खराब नंबर्स देखने को मिले हैं। पहले आप इनका मुनाफा देखिए, 24% घटता हुआ दिखा है। अगर आप साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो 223 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने रिपोर्ट किया है। पिछले साल माफ़ कीजिए, इनका जो अनुमान था वो करीब करीब 325 करोड़ रुपए के आसपास का था। एक तो खर्चों में बढ़ोतरी हुई है जिस वजह से इनका जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखा है और प्रोविजनिंग भी बढ़कर आई है। हालांकि इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जिसे हम शुद्ध ब्याज आय कहते हैं, वो 9% बढ़कर आई है। 1615 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है, लेकिन ये भी धीमी रही है। जितना बाजार अनुमान कर रहा था वैसी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। एक तो इनके जो स्लिपेजेस हैं वो बढ़कर आए हैं और दूसरी बात जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं वहां पे भी धीमापन देखने को मिला, जिस वजह से एनआईए की जो ग्रोथ है जितना बाजार अनुमान कर रहा था उससे कम देखने को मिली है। अब इनके जो माइक्रो फाइनेंस और जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है वहां पे जिस तरह की दिक्कतें चल रही हैं उस वजह से इनके जो स्लिपेजेस हैं वो बढ़कर आए हैं और स्लिपेजेस जो कि पिछली तिमाही 725 करोड़ रुपए के आसपास थे वो अब बढ़कर 1000 करोड़ रुपए के पार निकल गए हैं। 1030 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। तो जिस तरह से इनका माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है जो कि अनसिक्योर्ड कैटेगरी वाले लोन्स होते हैं, वहां पे जो दिक्कतें हैं वो इस तिमाही में फिर से इनके जो नंबर्स हैं उसके ऊपर डॉन्ट करती हुई दिखी हैं, जिस वजह से हमने देखा इनके नंबर्स काफ़ी खराब देखने को मिले हैं। इनफैक्ट आप इनका एनआईएम देख लीजिए, 5 क्वार्टर के लो पर आया है। जो नंबर 5.5% के ऊपर था पिछले साल की इसी तिमाही में, वो घटकर ऑलमोस्ट 5% के आसपास आता हुआ दिखा है। जून क्वार्टर का नंबर भी आप देख लीजिए, करीब करीब 5.25% के आसपास के इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे और वहां से घटकर अब 5% के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, इनका जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है वहां पे स्ट्रेस है, जिस वजह से इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जिस तरह से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है उसका इंपैक्ट इनके जो मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें साफ तौर पर देखने को मिला है। यहीं पे कहानी नहीं रुक जाती आकर, इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी डिटेरियोरेट होती हुई दिखी है और कमजोर होती हुई दिखी है। इनके जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में इजाफा हुआ है। ग्रॉस एनपीए की अगर आप बात करेंगे तो 0.19% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। 2.69% वाला नंबर बढ़कर तिमाही दर तिमाही 2.88% पर हो गया। नेट एनपीए भी आप देखिए, उसमें भी आपको बढ़त नजर आएगी 5 बेसिस पॉइंट की। जो नंबर 0.7475% के आसपास था वो बढ़कर अब 0.79% पर आता हुआ दिखा है। दोनों ही अगर आप तिमाही आधार पर देखें तो ग्रॉस एनपीए भी नेट एनपीए दोनों में इजाफा देखने को मिला है और ये कहानी यहीं पे नहीं रुक जाएगी। मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है उसके मुताबिक Q3 यानी कि जो मौजूदा तिमाही है उसमें भी इनके जो क्रेडिट कॉस्ट और जो स्लिपेजेस है उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में हाईलाइट्स में कहा है कि आने वाली तिमाही में भी प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि शेयर को बेचने की जो होड़ है वो मची हुई, जिस वजह से स्टॉक ने आज अपना ऑलमोस्ट 1.5 साल का जो निचला स्तर है वो भी पोस्ट किया है। लेकिन ये जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है जो कि इनका ज़्यादा दिक्कत की बात है, जो कि कंसर्न एरिया है, वो आपको बताते हैं कि आखिर है क्या जिस वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। अगर आप इनका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक तो क्रेडिट कार्ड और दूसरा जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग ये करते हैं, ये दोनों शामिल हैं और यही इनके लिए पेन पॉइंट रहा है और ये तब से है जब से कोविड की शुरुआत हुई है। कोविड के बाद से आप देखिए ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में
में है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला है। अगर आप इनकी टोटल लोन बुक देखेंगे, उसमें जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है उसका हिस्सा देखेंगे तो वो 41% के आसपास आपको नजर आएगा, और रिटेल लोन बुक में देखेंगे तो ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं, अनसिक्योर्ड सेगमेंट जो हैं वो 55% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आधे से ज़्यादा कारोबार दिक्कत में है, स्ट्रेस में है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नंबर्स के ऊपर आना लाजमी सी बात है। और इनफैक्ट हमने देखा कि कोविड के बाद से ही लगातार इनके जो नंबर्स हैं, जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है उस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार जरूर हुआ है जब से ये कोविड का पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ये जो सेगमेंट है, अनसिक्योर्ड सेगमेंट है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड की बात करें या फिर माइक्रो फाइनेंस की बात करें, वो अभी भी प्रेशर में है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे ये ऑपरेट करते हैं, वहां पे बाढ़ की स्थिति आई है, उसका भी इंपैक्ट नंबर्स पे देखने को मिला है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर 55% आपके ओवरऑल बुक का हिस्सा दिक्कत में या फिर स्ट्रेस में होगा तो उसका नंबर्स पे रिफ्लेक्शन आना लाजमी सी बात है, और उसका रिफ्लेक्शन हम ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई सारे ब्रोकर्स ने अपनी रेटिंग को कट किया है और कईयों ने अपने जो टारगेट प्राइस है उनको भी रिड्यूस किया है। सिटी ने बाय रेटिंग जरूर मेंटेन करी है, लेकिन जो लक्ष्य पहले 281 था उसे घटाकर 255 कर दिया। इन्वेस्टेक ने बाय से रेटिंग होल्ड कर दी, 300 वाला टारगेट सीधे घटाकर आप देखिए 230 रुपए कर दिया। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है, लेकिन 270 वाला टारगेट घटाकर अब कर दिया है 225 रुपए पर। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल रेटिंग अभी भी बरकरार है, लेकिन 250 रुपए वाला टारगेट घटाकर हो गया है 220 रुपए। IIFL ने ऐड की रेटिंग मेंटेन की है, टारगेट प्राइस इन्होंने घटाकर 195 रुपए किया है, और आशिका ने तो सीधा ही आप देखिए बाय से रेटिंग घटाकर सेल कर दी है, और 300 वाला टारगेट आप देखिए सीधे घटाकर 180 रुपए कर दिया, यानी कि 120 रुपए की जो कमी है वो टारगेट प्राइस में सीधे तौर पे की गई है। तो आप कह सकते हैं 40% के आसपास का रिडक्शन किया गया है। तो नंबर्स खराब आए हैं, इनके आधा से ज़्यादा कारोबार दिक्कत में है, कमेंट्री नेगेटिव है, और ब्रोकर्स की राय आप देखिए, एक तो रेटिंग डाउनग्रेड आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे प्राइजेस में भी कट किए जा रहे हैं। नंबर्स में कुछ पॉजिटिव जरूर है, लेकिन वो बहुत कम है। मात्रा के हिसाब से देखिए, इनकी जो कासा रेशियो है वो इंप्रूव होती हुई देखिए, लेकिन नेगेटिव्स ज़्यादा हैं, और ब्रोकर्स का जो भरोसा है वो स्टॉक को लेकर, इस बैंक के कारोबार को लेकर डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से इस शेयर की पिटाई हो रही है। अब आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है इस बैंक को लेकर। जिस तरह से स्टॉक की पिटाई हो रही है, हायर लेवल से या रिकॉर्ड हाई से ये 75% करेक्ट हो चुका है। तो हमने कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि जितने भी अनसिक्योर्ड लोन वाले बैंक्स हैं उन बैंकों से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आरबीएल जैसी स्थिति ज़्यादातर बैंकों में देखने को मिली है जिनके पास अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो ज़्यादा है, और वहाँ पे कुछ और डाउनग्रेड्स आते हुए नजर आ सकते हैं। उनकी आशंका है कि आने वाले समय में ऐसे बैंकों पर आगे और डाउनग्रेड्स आने की संभावना है, आशंका है, जिस वजह से इन बैंकों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, यानी कि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये भी था कि जिनके पास हैं वो क्या करें, जो फंस गए हैं। उनका ये कहना है कि या तो धीरे धीरे आप एग्जिट कीजिए, पूरी तरह से एग्जिट कीजिए, या तो फिर धीरे धीरे इस स्टॉक से आप निकलने की ही कोशिश करिए। तो जिन भी बैंकों के साथ माइक्रो फाइनेंस या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड के लोन्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा है, उन बैंकों से आपको दूरी बना के रखनी है, और आरबीएल भी उसी का ही हिस्सा है, जिस वजह से हमने देखा है नंबर्स पर प्रेशर आया, और उस वजह से स्टॉक भी आज प्रेशर में आता हुआ दिखा है। तो ये तो बात हुई आरबीएल बैंक की। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोज़ को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।